जब नरेंद्र मोदी आज बिहार की चुनावी पिच पर उतरेंगे तो विपक्ष में खलबली मच जाएगी। आज वही हुआ। इधर नरेंद्र मोदी बिहार और बंगाल की पिच पर उतरे, उधर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर ममता बनर्जी तक सब क्लीन बोल्ड होने लगे। इधर नरेंद्र मोदी ने बिहार और बंगाल में गजब का माहौल बना दिया। पूरा इंडी गठबंधन अलबलाया हुआ है, क्योंकि इंडी गठबंधन को झटके पर झटके लगने शुरू हुए। पहला झटका इंडी गठबंधन को तब लगा जब राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। एक और झटका इंडी गठबंधन को तब लगा जब लालू यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के भी नई पार्टी बनाने की बातें चलने लगी। अगला झटका इंडी गठबंधन को तब लगा जब आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि अब वो इंडी गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है। कल ही इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसमें ये लोग नरेंद्र मोदी को संसद में घेरने की रणनीति बनाने चले थे, लेकिन इससे पहले फूट साफ दिख रही है। एक झटका और लगा इंडी गठबंधन को जब केरल पहुंचे राहुल गांधी ने लेफ्ट पर हमला बोलना शुरू कर दिया। लेफ्ट ने भी राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। इंडी गठबंधन के अंदर ही जबरदस्त मार मच गई है, यानी विपक्ष अपनी ही मुसीबतों में पूरा उजराया हुआ है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बिहार चुनाव का लाइन लेंथ सेट कर दिया। अब बिहार से लेकर दिल्ली और बंगाल तक इंडी गठबंधन पर क्या नई मुसीबतें आ गई हैं, पीएम मोदी के बिहार और बंगाल दौरे पर क्या क्या हुआ, यह सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन बड़ा हंगामा हुआ बहुत दिन में। नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले बिहार पहुंचे। बिहार वो राज्य है जहां चुनाव होने हैं और जहां पर इंडी गठबंधन खूब उछल रहा है। इंडी गठबंधन को लगता है कि वो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को इस बार निपटा देगा, लेकिन इंडी गठबंधन भूल गया कि पीछे तो नरेंद्र मोदी खड़े हैं और नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो किसी भी चुनाव को पलट देते हैं। बिहार में वैसे भी पीएम मोदी की गजब पॉपुलैरिटी। सरकार भले नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, लेकिन भरोसा नरेंद्र मोदी पर दिखता है। आप देखिए, आज जब पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी पहुंचे तो वहां रैली से पहले पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने एक रोड शो किया। एक खुली जीप में पीएम मोदी, नीतीश कुमार दोनों थे। पीएम मोदी पर हर तरफ से फूलों की बारिश होने लगी। रैली के मंच तक पहुंचने से पहले उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और जबरदस्त भीड़ आई थी उनको देखने। भाई, पीएम मोदी ने आज बिहार में 40,000 लोगों को पक्के मकान की चाबी भी सौंपी। किसी गरीब को पक्का घर उसके सबसे बड़े सपने के पूरे होने जैसा होता है। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी ने जिन लाभार्थियों को पक्के मकान की चाबी दी, उसमें शफीक आलम जैसे कई लाभार्थी शामिल हैं। यानी जो लोग बिहार में मुसलमानों को मोदी के नाम पर भड़काने में लगे हैं या देश में भी लगे रहते हैं, वो देखें कि भाई नरेंद्र मोदी की देश की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। कैसे काम होता है देखिए जरा। अगले लाभुक होंगे श्री शफीक आलम जी। तालियों की गड़गड़ाहट आभार स्वरूप जरूर होती रहनी चाहिए। ये बहुत कीमती सा अवसर है, बेमिसाल अवसर है जब स्वयं देश के मुखिया हमारे बीच पधारे हैं। अब आप तस्वीर गौर कर रहे हैं, शफीक आलम को नए घर की चाबी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी और बगल में एक और मुसलमान आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर बनाए गए हैं जो कांग्रेस में होते थे। तो वहां मंच पर दो मुसलमानों के बीच में नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। एक को घर मिला हुआ है, एक को राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली हुई, लेकिन नहीं, भड़काना है मुसलमान को तो है, मोदी खत्म कर देंगे मुसलमान। पीएम मोदी ने भी आज बिहार में पीएम आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि जितनी कई देशों की आबादी नहीं है उससे ज्यादा तो पक्के मकान बना दिए गए। गरीबों को पक्का मकान देते हुए पीएम मोदी ने लालू और कांग्रेस के जंगल राज की याद दिलाई कि आरजेडी कांग्रेस के राज में पक्के मकान देने की बात तो दूर, लोग अपने घरों में रंग रोगन करवाने से डरते थे कि अगर पेंटिंग हो गई तो मकान मालिक को ही अपराधी उठा ले जाते थे। सुनिए पीएम मोदी। इधर पीएम मोदी ने आरजेडी राज में फैली अराजकता और भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उधर भ्रष्टाचार के केस में लालू यादव के लिए बुरी खबर आ गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया। लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लालू यादव ने सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने और ट्रायल को रोकने की अपील की थी कि सर रोकिए, ये लोग गलत काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को झटका देते हुए मामले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को इस मामले में कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वो एफआईआर रद्द करने वाली लालू की याचिका पर तेजी से सुनवाई करे। 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि लालू के खिलाफ कार्रवाई रोकने का कोई ठोस कारण नहीं है। यानी लालू यादव को पहले हाईकोर्ट से झटका लगा था, अब सुप्रीम कोर्ट से भी लग गया। नौकरी के बदले जमीन का मुद्दा बिहार चुनाव में फिर से उठ रहा है। लालू यादव को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई पर रोक लगा देगा तो हम कहेंगे कि देखो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो लालू यादव को झटका लग गया।
आज पीएम मोदी ने मोतिहारी की रैली में इसी मुद्दे पर लालू यादव पर निशाना साधा। बिहार को लेकर अक्सर इंडी गठबंधन यह माहौल बनाता है कि नीतीश कुमार कभी भी पीएम मोदी का साथ छोड़ देंगे, पलटी मार देंगे। चुनाव के सीजन में तो ऐसी अफवाह बहुत उड़ती रहती, लेकिन पीएम मोदी के हर बिहार दौरे पर उनकी और नीतीश कुमार की जबरदस्त केमिस्ट्री की तस्वीरें विपक्ष के अरमानों पर कैंची चला देती हैं। इस बार भी यही हुआ। मंच पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार की बढ़िया बॉन्डिंग दिख रही थी। बिहार के लिए पीएम मोदी जो जो कह रहे हैं उसके लिए नीतीश कुमार ने मंच से उनकी तारीफ भी की। पीएम मोदी के बिहार आने से इंडी गठबंधन की नींद उड़ गई है। आज सुबह से ही इंडी गठबंधन के नेता पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि झूठ बोलने प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, क्या आप झूठ सुनना पसंद करेंगे? वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी वादे के अनुसार बिहार में एक चीनी मिल तक नहीं खुलवा सके, बाकी उद्योगों की अपेक्षा ही बेकार है। सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी गुजरात ले गए, बिहार को तो सिर्फ जुमले देने आते हैं। वहीं कांग्रेस तो यह कह रही है कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री नहीं कहना चाहिए, वो तो बीजेपी के प्रचार मंत्री। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया। बिहार में केंद्र की मोदी सरकार ने क्या किया है, पीएम मोदी ने इसके कुछ आंकड़े रखे। यूपीए के 10 साल में बिहार को 1,92,000 करोड़ दिए गए, जबकि एनडीए के 10 साल में बिहार के विकास के लिए 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। गरीबों के लिए 4 करोड़ घर देश भर में बनाए गए, उसमें से 60 लाख पक्के घर बिहार के गरीबों को मिले। बिहार में 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाई गई हैं। बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खुले हैं, जिसके जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में भेजा जा रहा है। आज बिहार जाते ही पीएम मोदी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे पश्चिम भारत में मुंबई, पुणे जैसे बड़े बड़े शहर हैं, वैसे ही बड़े बड़े शहर पूर्वी भारत के राज्यों में भी होंगे। मुंबई की तरह मोतिहारी का नाम होगा, गुरुग्राम की तरह गयाजी में अफसर होंगे, पुणे की तरह पटना चमकेगा। पीएम मोदी ने बिहार को विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिया। सुनिए पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा। बिहार विकसित तभी बनेगा ना बॉस, जब यहां उद्योग धंधों का विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। पीएम मोदी इसके लिए लगे हुए। आज भी पीएम मोदी ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। पीएम मोदी ने बिहार के मोतिहारी से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। एक ट्रेन पटना से नई दिल्ली के बीच चलेगी, एक मोतिहारी से दिल्ली के बीच चलेगी, एक दरभंगा और लखनऊ को कनेक्ट करेगी, एक मालदा टाउन से लखनऊ भागलपुर होते हुए जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने बिहार में रेलवे ट्रैक की डबलिंग से जुड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए। हाई स्पीड ट्रेन दौड़ सके, इसके लिए ट्रैक को अपडेट किया जा रहा है। बिहार रेलवे के अलावा सड़क के जरिए कनेक्टिविटी को बेहतर करने के प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए, जिससे ट्रैवल टाइम कम होगा। पीएम मोदी ने आज जिस अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, उसकी भी एक झलक आपको दिखाता हूं। यह चमचमाती ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलेगी और इसमें जनरल और स्लीपर क्लास के कोच होंगे। यह एक्सप्रेस ट्रेन खास तौर पर मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिली के लिए है। यह ट्रेन मैक्सिमम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। लोग बिहार से दिल्ली आते रहते हैं, ऐसे में यह ट्रेन बिहार के लिए तोहफे से कम नहीं है। अमृत भारत ट्रेन का इंटीरियर पुरानी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इस ट्रेन में सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया। बिहार में पीएम मोदी चुनावी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, विरोधियों पर हमले कर रहे हैं। लालू यादव और उनके परिवार के घोटालों का जिक्र हो रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में बवाल मचा हुआ। लैंड स्कैम में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 आरोपियों के नाम है। पीएमएलए कानून के तहत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट शिकोपुर लैंड स्कैम से जुड़ी हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की 43 संपत्तियों को अटैच किया है। यह मामला गुरुग्राम के शिकापुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन की खरीद में धोखाधड़ी से जुड़ा है। यह जमीन साल 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी। इसके बाद इस जमीन पर कमर्शियल कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस मिला, लेकिन कंपनी ने इसे डेवलप ही नहीं किया। आरोप है कि जमीन के लिए कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। वाड्रा की कंपनियों के खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए थे, लेकिन करोड़ों का जमीन सौदा कर लिया। इसके बाद 7.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन को सितंबर 2012 में डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिया गया। आरोप है कि कम दाम में जमीन खरीदकर ज्यादा मुनाफा कमाया गया और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जमीन की डील में नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके अलावा ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के 2 और मामलों में रॉबर्ट वाड्रा की भूमिका की जांच कर रही है। इसमें एक यूके बेस्ड आर्म्स कंसल्टेंट और भगोड़े अपराधी संजय भंडारी से जुड़ा मामला है और दूसरा राजस्थान के बीकानेर में लैंड डील से जुड़ा। रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि अभी कोर्ट ने इस चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया है।
यह चार्जशीट राजनीतिक बदला लेने की साजिश है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई तो राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा कि उनके जीजा जी को पिछले 10 सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। यह आरोप पत्र उसी साजिश का एक और हिस्सा है। राहुल गांधी ने कहा कि वो रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हैं। उन्हें दुर्भावनापूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। वो सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए तैयार हैं और वो गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत। अपने जीजा जी पर हुए एफआईआर पर भड़कने वाले राहुल गांधी 2 दिन पहले तक असम के सीएम को भ्रष्टाचार के केस में जेल भिजवाने की धमकी दे रहे थे। आज उनके ही जीजा जी पर एक्शन हो गया तो गुस्से में। सुनिए 2 दिन पहले राहुल गांधी कैसे असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की खुद बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी इधर अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में पोस्ट कर रहे हैं, उधर कांग्रेस के एक और नेता मुश्किल में फंस गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज ईडी ने भूपेश बघेल के घर कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। चैतन्य बघेल को भिलाई से ईडी ने गिरफ्तार किया, जहां पर चैतन्य अपने पिता भूपेश बघेल के साथ रहते हैं। ये चैतन्य बघेल को आप देख रहे हैं। चैतन्य बघेल को जब ईडी की टीम अरेस्ट करके ले जा रही थी तो भूपेश बघेल के समर्थकों ने हंगामा किया। ईडी की गाड़ियों को घेर लिया गया। पुलिस और सुरक्षा बल को बघेल समर्थकों को कंट्रोल करने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस दौरान ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी। देखिए वहां क्या माहौल बन गया। भूपेश बघेल के बेटे को जिस मामले में ईडी ने अरेस्ट किया है उसके बारे में आपको बता देता हूं। ईडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ। उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। 3 साल तक आबकारी नीति के तहत शराब की पेटियों में हेराफेरी की गई। ईडी के मुताबिक 40 लाख देसी शराब की पेटियों का कोई हिसाब ही नहीं है। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले में सरकार को 2161 करोड़ का नुकसान हुआ। ईडी का कहना है कि शराब घोटाले का पैसा चैतन्य बघेल को भी मिला। इसी मामले की जांच के लिए आज ईडी ने भूपेश बघेल के घर पर रेड मारी। ईडी ने रेड के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। ईडी की रेड और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं। आज उनके बेटे का जन्मदिन है और ईडी ने उसे अरेस्ट कर लिया है। सुनिए भूपेश बघेल। इंडी गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने भी तगड़ा झटका दिया। आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इंडी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और उसके बाद के सारे चुनाव वो अकेले लड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो बिहार में भी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सुनिए संजय सिंह। इंडी गठबंधन में सब एक दूसरे का सिर फोड़ने में जुटे हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की बात आती है तो सब इसमें जुट जाते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आजकल वोटर वेरिफिकेशन को लेकर बहुत माहौल बनाया जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी आजकल घुसपैठियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर आक्रामक है, लेकिन आज पीएम मोदी ने इन सभी को तगड़ा जवाब दिया। बंगाल में नरेंद्र मोदी ने क्लियर कट कह दिया कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं वो यहां नहीं बस सकते। संविधान के हिसाब से जो एक्शन होता है वो इन पर होता रहेगा। यानी बंगाल में पीएम मोदी ने क्लियर कट कह दिया है बॉस कि घुसपैठिए इस देश में नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, जिसको जितना हंगामा करना है कर लो। और बंगाल में पीएम मोदी ने बात इसलिए कही क्योंकि घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन चल रहा है उसमें ममता बनर्जी आजकल बांग्ला अस्मिता के नाम पर बीजेपी को घेर रही। ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरकर मार्च कर रही हैं। ममता बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी बंगाल के लोगों को रोहिंग्या बता रही है। लेकिन आज पीएम मोदी ने कह दिया कि यह तुष्टीकरण की राजनीति की हद है, जिसमें बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया गया है। पाठशाला में अब अगली क्लास। सीएम योगी प्लस अनिरुद्धाचार्य प्लस बागेश्वर बाबा वर्सेस अखिलेश प्लस मुस्लिम वोट। यूपी के महाघमासान का आगाज हो गया क्या? कावड़ियों को आतंकी बताने पर भड़क गए योगी। मुहर्रम के जुलूस पर ऐसा क्या कह दिया कि हंगामा मच गया? आज इस चैप्टर की भी अब बात करते हैं। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया है। एक तरफ सनातन की बात करने वालों के लिए अखिलेश यादव ने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि रास्ता तो एक ही है और वो सनातन का रास्ता है। क्लियर कट मामला बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह मैसेज ऐसे वक्त में दिया जब अखिलेश यादव कभी हिंदू एकता की बात करने वाले बाबा बागेश्वर पर अटैक कर रहे हैं, कभी सनातन संस्कृति की बात करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज से कर रहे हैं कि तुम्हारे हमारे रास्ते अलग हैं। योगी आदित्यनाथ ने उस इकोसिस्टम को भी निशाने पर लिया जो कावड़ यात्रा में हुड़दंग और हंगामा ढूंढ रहे हैं। भगवान शिव की भक्ति में डूबे कावड़ियों को उपद्रवी और आतंकी तक कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सनातनी आस्था के खिलाफ ऐसे नफरती बयान देने वालों को भी कैसे निशाने पर लिया, क्या क्लियर कट मैसेज दे दिया कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आज आपको देखना चाहिए।
आज पाठशाला में यूपी में 2027 के चुनाव से पहले मचे इस घमासान की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव और मुसलमानों के रिश्ते पर ऐसा क्या कहा है कि हंगामा मच गया है। लेकिन पहले जो हंगामा हुआ है उसकी एक झलक देखिए। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना है पूरी दुनिया को तो केवल सनातन धर्म का एक सूत्र है, विवाद नहीं, संवाद। देश में एक तरफ सड़क पर कांवड़ियों का हुजूम है। कांवड़िए भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए कड़ी साधना कर रहे हैं। सावन के महीने में पवित्र कांवड़ यात्रा चल रही है। शिव भक्तों में गजब का उत्साह दिख रहा है।